हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आशा एंड आज मैं आपको क्लास 9 की हिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ाने जा रही हूँ। और बहुत से बच्चों को इतिहास की भाषा समझ नहीं आती है, तो उन्हें इतिहास पढ़ने में अच्छा भी नहीं लगता है। इसलिए मैं बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में आपको इतिहास को समझाऊंगी। क्लास नाइन्थ क्लास नाइन्थ का चैप्टर 1 हिस्ट्री, जिसका चैप्टर 1 क्लास 9 जो हिस्ट्री है उसका जो चैप्टर 1 है फ्रांसीसी क्रांति, वो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, ताकि आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझ में आ जाए और आपको बार बार इतिहास को पढ़ने में कठिनाई ना हो। और कि आज़ादी की भारत की जो फ्रांस की जो आज़ादी है, सबसे पहले आज़ादी हमें कहाँ मिली थी? फ्रांस में मिली थी। और फिर वहाँ पे क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे लोगों को लोकतंत्र मिला, और क्या बोलते हैं, लोगों को अपने अधिकार मिले, अपने अपने द्वारा, मतलब लोगों का शासन हुआ, लोग अपने द्वारा ही राजा को चुनते थे। मतलब लोकतंत्र का मतलब होता है कि लोगों का तंत्र। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर 1 फ्रांसीसी क्रांति। 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। यानी कि जो डेट दी गई है 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। तो पेरिस कहाँ कहाँ पे है? फ्रांस के अंदर। तो क्या था वहाँ पे पेरिस नगर में? क्या था? आतंक का माहौल था, मतलब युद्ध का माहौल तो एक तरह से था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दिया था। जो सम्राट था, राजा था वहाँ का, पेरिस का, उसने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला था। लोगों में अफवाहें फैली गई थी कि जो जो क्या बोलते हैं, वहाँ का जो सम्राट था, यानी कि जो राजा था, उसने लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था। ये अफवाहें फैला दी थी लोगों ने। लगभग 7,000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय लिया। यानी कि जो, तो क्या हो गया था, अफवाह फैल गई थी कि गोलियां चलाने का आदेश दे दिया है सम्राट ने, पर जो 7,000 जेंट्स थे और औरतें थीं, वो टाउन हॉल के सामने इकट्ठे हो गए थे कि, और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय लिया। जन सेना मतलब लोगों की सेना बनाने का निर्णय लिया। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। मतलब अफवाह फैल गई थी कि मारने आ रहे हैं लोगों को, नागरिकों को मारने के लिए सम्राट ने बोला है। तो लोगों को फिर क्या हो गया, लोगों को डर हो गया। तो लोगों ने सोचा कि हमें अब हथियार भी चाहिएंगे बचने के लिए। तो हथियारों की खोज में लोगों ने क्या किया, बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। जबरन का मतलब होता है ज़बरदस्ती प्रवेश कर गए, सरकारी भवनों के अंदर घुस गए जान बचाने के लिए। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा। फिर इसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे जो सैकड़ों लोग थे, उसका एक झुंड, बहुत बड़ा झुंड, क्या हुआ, लोगों का झुंड पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तीन किले की जेल में तोड़ डाला। यानी कि अपनी जान बचाने के लिए क्या किया लोगों ने, बास्तीन जो किला था उसकी जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। जहाँ पे क्या था, बहुत ही ज़्यादा संख्या में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। उस किले को, बास्तीन के किले को तोड़ डाला, बास्तीन किले की जेल को तोड़ डाला। हथियारों पर कब्जे की इस सशक्त लड़ाई में बास्तील का कमांडर मारा गया। तो लोग क्यों कर रहे थे, क्यों तोड़ा उस जेल को, बास्तीन के किले की जेल को? क्योंकि हथियार चाहिए थे लोगों को, ताकि अपनी जान बचा सके। तो हथियारों पर कब्जे की इस लड़ाई जो हुई ना, उसमें क्या हुआ, बास्तील का जो कमांडर था वो मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी। किसकी संख्या 7 थी? कैदियों की। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था। यानी कि सम्राट की निरंकुश शक्तियाँ होती हैं,
लोग मतलब सम्राट का निरंकुश का मतलब होता है किसी भी शक्ति पर अंकुश ना होना, मतलब अपने अनुसार कितनी भी शक्ति का प्रयोग करना, जो मन में आए वो राजा करता था। निरंकुश शक्तियाँ थी, मतलब कोई अंकुश नहीं था। अब थोड़ी बहुत तो ये होता है ना कि नियंत्रण होता है राजा का, कि वो जनता के अनुसार, जनता की भलाई के लिए, हित के लिए उतना ही काम करे, या फिर मतलब बेफिजूल काम ना करे कि लोगों को नुकसान हो। तो ये सम्राट क्या था, निरंकुश शक्तियाँ थी, उसकी संख्या मतलब कंट्रोल से बाहर थी। जो उसका मन चाहता था वो भी करता था वो। सम्राट की निरंकुश शक्तियाँ थी। उसका उसका क्या परिणाम हुआ का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों के घृणा का केंद्र हो गया। लोग क्या करने, घृणा करने लगे, क्योंकि वो मनमानी करता था राजा, अपनी अपनी शक्तियों का मिसयूज़ भी करता था। इसलिए किले को ढहा दिया गया। लोगों ने क्या किया, इसलिए किले को ही ढहा दिया, मतलब बहा दिया, ध्वस्त कर दिया। और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। तो लोगों ने क्या किया, इस किले को ढा दिया गुस्से में, और इसके जो अवशेष बचे थे जो किले के, वो बाजार में उन लोगों को बेच दिए जो ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। उनको बेच दिए जो, जिसको मतलब इतिहास के तौर पर उन चिन्हों को अपने पास संभाल के रखने का मन था, उन लोगों को उसे बेच दिया। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में इस घटना के कई दिनों बाद क्या हुआ, पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में, एक तो पेरिस और देश के जो देहाती क्षेत्र थे में कई और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पावरोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। ज़्यादातर जनता क्या कर रही थी, पावरोटी मतलब खाने के लिए रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी कि इतनी महंगी रोटी नहीं होनी चाहिए। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। यानी कि फिर क्या हुआ, लोग इस बात का विरोध कर रहे थे कि पावरोटी बहुत महंगी है। बाद में क्या हुआ, इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए, मतलब इस सारे घटनाक्रम को देखते हुए जो इतिहासकार थे ने इसे एक लंबे घटनाक्रम के तौर पे देखा, मतलब एक इस घटनाक्रम में ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ऐसे हुआ, ऐसे देखा, कड़ियों के रूप में देखा इतिहासकारों ने। फिर क्या हुआ, इसके अनुसार क्या हुआ, फिर इसके बाद परिणाम स्वरूप क्या हुआ, फ्रांस के सम्राट को फांसी दी गई, क्योंकि जो राजा था वो किसी काम का नहीं था, निरंकुश शक्तियों का प्रयोग करता था, इसलिए उसको फांसी दे दी गई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। तो कोई ऐसा सोच थोड़ी सकता है कि सम्राट को फांसी दे दी जाए, क्योंकि वो इतना बेपरवाह काम कर रहा था, लोगों के हित में कोई काम नहीं कर रहा था, अपनी शक्तियों का बेफिजूल प्रयोग कर रहा था। तो लोगों को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उसे फांसी दे भी सकते हैं, फांसी भी दी जा सकती है। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, अभी ये बताओ। अभी जो बास्तिल का किला जैसे ध्वंस हुआ है ना, इसमें दिखाया गया है लोग कैसे ध्वस्त कर रहे हैं, हथियारों को ढूंढ रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। बास्तिल का ध्वंस दिखाया गया। बास्तिल ध्वंस के बाद चित्रकारों ने इस घटना की याद में कई चित्र बनाए थे। आगे चलते हैं। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, यानी कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कैसा था। फ्रांसीसी सन 1774 में बूर्बो राजवंश का लुई 16वें फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। बूर्बो राजवंश का नाम है बूर्बो। 1774 में जो लुई 16वें था वो फ्रांस की गद्दी पर बैठा। उस समय उसकी उम्र कितनी थी, सिर्फ 20 साल थी, और उसका विवाह हुआ था ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंतोइनेट से हुआ था। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया, यानी कि जब लुई 16वें गद्दी पर बैठा था फ्रांस की, तो उस समय क्या हुआ था, जब उसका राज्यारोहण हुआ था, मतलब जब वो अपनी गद्दी पर बैठा था तो उसका जो राजकोष था खाली था। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। बहुत समय तक युद्ध चला था, बास्तिल का किला भी नष्ट हो गया था। तो क्या हुआ था, फ्रांस के जो वित्तीय संसाधन थे, पैसे वैसे थे, वो ज़्यादातर नष्ट हो गए, संसाधन जो थे वो नष्ट हो गए थे।
वारसाए के विशाल महल और राज दरबार की शान शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। बादशाह के विशाल महल और राज दरबार की शान और शौकत भी तो बनाए रखनी पड़ती है ना, अब राजा बन जाते हैं तो उसको बनाए रखने की जो फिजूल खर्ची थी, मतलब वेस्ट पैसा था, का बोझ भी था, तो अलग से था राजा पे। लुई तो इसीलिए वैसे भी पैसे नहीं थे, ऊपर से राज दरबार के लिए ये करना है, साज सज्जा के लिए ये चाहिए, तो उसका भी फिजूल खर्च था। तो इसके बाद क्या होता है, लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। तो लुई 16वें के शासनकाल में क्या हुआ था, आपको पता है कि जो अंग्रेज़ थे उन्होंने पूरे वर्ल्ड के जो अलग अलग देश है वहाँ पे अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। जैसे कि भारत पे भी किया था, और भी अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, बहुत सारी जगह, बहुत सारे देश पर अपने उपनिवेश स्थापित कर दिए थे, अपने अधिकार स्थापित कर दिया था। तो फिर क्या हुआ था, लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका पर ही अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। तो फ्रांस ने जब ब्रिटेन ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, तो जब लुई 16 जब फ्रांस का राजा बना था, तो उसने उस उपनिवेशों जो उपनिवेश ब्रिटेन ने स्थापित किए थे उससे आज़ादी दिलाने में फ्रांस की सहायता की थी, अमेरिका की सहायता की थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिरवे से भी अधिक कर्ज और जुड़ गया। इस युद्ध से क्या हुआ, इस युद्ध के चलते मतलब उसने मदद की ना अमेरिका की उपनिवेश से बचाने के लिए। तो इसमें क्या हुआ कि 10 अरब लिरवे का कर्ज और जुड़ गया था फ्रांस पर, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिरवे का बोझ चढ़ा हुआ था। अब लिरवे आपको मैं बताऊंगी बाद में क्या होता है। सरकार से जो कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। कर्जदाता कौन होते हैं, जो कर्ज देने वाले होते हैं। तो सरकार से मतलब फ्रांस की सरकार से जो कर्जदाता होते हैं वो 10% ब्याज की मांग करने लगे थे कि हम आपको तभी देंगे पैसे जब आप 10% हमें दोगे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने में मजबूर थी। और इसके फलस्वरूप क्या हो रहा था, फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन मतलब कर्ज ही चुकाने में लगी हुई थी फ्रांसीसी सरकार। उसके बाद बहुत कर्ज हो गया था। तो अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रख रखाव हो गया, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई थी, पर यह कदम भी नाकाफ़ी था। और फ्रांसीसी सरकार का जो कर है वो सेना का कर हो गया, राज दरबार का, सरकारी कार्यालयों का, विश्वविद्यालयों का, इन सब के बावजूद भी मतलब इन करों में वृद्धि होती जा रही थी, और इसके सॉल्यूशन के लिए भी कुछ हो नहीं पा रहा था, नाकाफ़ी काम हो रहे थे, मतलब नाकाफ़ी था कुछ भी होना। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा था। 18वीं शताब्दी में जो हमारा फ्रांसीसी समाज था वो 3 स्टेट में बटा था। अब ये साइड में जो चित्र बना हुआ उसमें देखो, प्रथम स्टेट हो गया पादरी वर्ग, द्वितीय स्टेट हो गया कुलीन वर्ग, तृतीय स्टेट हो गया बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि, और किसान और कारीगर, और छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर, नौकर, ये सब आते हैं तृतीय स्टेट में। चलिए आगे चलते हैं। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। अब आपको मैंने बताया कि क्या बोलते हैं, 3 स्टेट में बटा हुआ था समाज। तो 3 स्टेट में कैसे था, जो तृतीय स्टेट का समाज था, ध्यान दें कि तृतीय स्टेट में कुछ लोग अमीर हैं, कुछ गरीब भी हैं। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन
प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता है। यानी कि प्राचीन राजतंत्र मतलब पुराना जो राजतंत्र था, पहले समय का जो राजतंत्र होता था, तो उसका पद का प्रयोग करते थे सामान्यतः 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थानों के लिए होता था। चित्र 2 फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। मैंने आपको बताया 3 स्टेट, तो फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है जो चित्र 2 है। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे। लेकिन ज़मीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। ज़मीन के मालिक जो होते थे ना किसान, उसकी संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% ज़मीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। तो क्या था, 60% पर किसका अधिकार था ज़मीन पर? कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 स्टेट्स कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्मना प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। सबसे ज़्यादा कौन सा विशेषाधिकार मिला हुआ था? राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट, यानी कि जो राज्य को कर दिए जाते थे, राज्य को जो कर देने होते थे उससे छूट थी कि राज्य को कोई कर नहीं देना पड़ता था। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी शामिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी की से तो जो इसमें क्या बताया गया है कि कुलीन वर्ग जो होता था वो कुछ सामंती अधिकार प्राप्त थे, विशेषाधिकार। वह क्या करता था कुलीन वर्ग? वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना। तो किसान कैसे अपना कर चुकाते थे? मतलब सेवा करके, स्वामी की सेवा करके घर एवं खेतों में काम करके स्वामी के सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग करके आदि करने के लिए बाध्य थे। कौन? किसान। ये काम करने के लिए बाध्य होते थे, स्वामी का ये काम करते थे। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा, यानी कि जो चर्च थे ना, पादरी वर्ग होते थे, चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा, यानी कि टाइड नाम दिया गया इसको, धार्मिक कर के रूप में वसूलता था चर्च। ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को, सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। तीसरे स्टेट के जो लोग होते थे उन्हें भी सरकार को कर चुकाना होता था। इन करों में जो टाइल थी, ये ऊपर वाला जो है वो है टाइड और यह टाइल, इसे बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। और अनेक अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। यानी कि जो टाइल टैक्स लगाते थे वो रोजाना की उपभोग की वस्तुओं पर लगाते थे, तंबाकू, नमक, इन चीज़ों पर लगाते थे। और टाइड क्या होता था? धार्मिक कर लगाए जाते थे। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। इस प्रकार क्या होता था? राज्य के जो भी पैसे इकट्ठे होते, कलेक्ट होते थे, वित्तीय कामकाज जो होते थे का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। अब जो इस साइड में जो बॉक्स में दिया गया है, येलो बॉक्स में, नए शब्द लीरवे जो हमने पढ़ा है इस चैप्टर में, क्या है वो लीरवे? फ्रांस की मुद्रा है, मतलब फ्रांस के पैसे, जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया था। स्टेट क्या होता है? क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को कहते हैं। और पादरी वर्ग क्या होता है? चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह, जो इम्पोर्टेंट कार्य करते हैं उसके कहते हैं पादरी वर्ग, जो चर्च के विशेष कार्य करते हैं, महत्वपूर्ण कार्य। ताइद क्या होता है? चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला कर। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। टाइल क्या होता है? सीधे राज्य को अदा किए जाने वाला कर। तो ये चित्र जो दिया गया है इसमें बताया गया है कि ये किस चीज़ को दर्शाता है?
तो देखिए जो ये चित्र है, बेचारा गरीब है, जो इस तरफ सीधे हाथ की तरफ है। बेचारा गरीब अनाज, फल, पैसा, सलाद सब कुछ लाता है। मोटू जमींदार जो बैठा हुआ है, उल्टे हाथ की तरफ बैठा हुआ है, मोटू जमींदार सब कुछ स्वीकार करने को तैयार बैठा है, पर वह उसको एक नज़र देखता तक नहीं। अब जो ये मोटू बैठा है ना उल्टे हाथ की तरफ, कुलीन व्यक्ति मकड़ा है, मकड़ा और किसान मक्खी, यानी कि इसको एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया, उदाहरण के तौर पे, कि ये तो जो कुलीन वर्ग है, कुलीन व्यक्ति जो बैठा है ना, जो कुर्सी पे बैठा हुआ है, वो तो मकड़ा, एक प्रकार से मकड़ा है। और जो ये व्यक्ति खड़ा हुआ है जो कुछ सामान दे रहा है टोकरी में, उसे कहेंगे मक्खी, कह रहे हैं किसान को, कह रहे हैं मक्खी। शैतान को जितना दो उसका लालच उतना ही बढ़ता जाता है। तो ये जो किसान है वो सामान दे रहा है, उसको भरता जा रहा है, लो लो लो, राजा के रूप में कुलीन बैठा हुआ है ना ये। तो इसमें ये बताया गया है कि कितना भी दे दो, जिसका पेट भरना नहीं होता तो भरना ही नहीं होता, और जिसका मन अच्छा होता है, साफ होता है, उसका तो उसको चाहे कुछ आप दो ना दो, प्यार से दो शब्द बोल दोगे तो उसका भी, वो भी खुश हो जाता है। इसलिए हमें सबके साथ मिलजुल के बड़े सहयोग से रहना चाहिए। ये नहीं है कि कोई ऊंचा है कोई नीचा है, जैसे कि इसमें बताया गया है, मकड़ा मक्खी के रूप में इन्हें संबोधित किया गया है। फिर क्रियाकलाप इसमें दिया गया एक्टिविटी, बताए कि चित्रकार ने कुलीन व्यक्ति को मकड़े और किसान को मक्खी के रूप में क्यों चित्रित किया गया है। क्यों किया गया है, इसमें बताया गया है कि पहले फ्रांस में क्या होता था, ऐसे जमींदार के रूप में बैठे होते थे कुर्सी पे, और जो किसान से करों के रूप में सामान वसूलते थे और बिल्कुल उन्हें हीन भावना से देखते थे। तो चलिए आज का सेशन ख़त्म होता है, और आपको कैसा लगा ये चैप्टर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और इस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, और जो भी 9th क्लास में बच्चे हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।